प्रिय विद्यार्थियों, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत आज जिस चैप्टर पे हम लोग बात करना चाहेंगे उसका शीर्षक है रिसर्च, इट्स नेचर एंड स्कोप। जब हम अनुसंधान की बात करते हैं, शोध की बात करते हैं, तो हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि किसी विषय विशेष पर गहन अध्ययन करना। वास्तव में शोध का तात्पर्य होता है शुद्धि, संस्कार या संशोधन। और इस शोध की प्रक्रिया में जहां एक ओर हम विश्लेषण करते हैं, वहीं दूसरी ओर सारणीयन भी करते हैं और इस शोध या अनुसंधान के माध्यम से समस्या पर कुछ स्पष्टीकरण देने का भी हम प्रयास करते हैं। इस अनुसंधान में एक शब्द का प्रयोग होता है गवेषणा। प्रारंभ में जो भारतीय संस्कृति वनों में, पर्वतों में और उपत्यकाओं में फली फूली, उसमें आरंभिक, अगर इतिहास के विद्यार्थी इस बात को जानते होंगे कि जो वैदिक सभ्यता का आरंभ हुआ, ऋग्वैदिक एज 1500 BC टू 1000 BC, इस समय आर्यों का मुख्य पेशा, मुख्य कार्य व्यवसाय पशुपालन रहा और पशुओं में गाय की बड़ी प्रधानता रही। ऋग्वेद में 176 टाइम्स गाय का उल्लेख किया गया है। पशुपालन में गाय संध्या के समय में, जिसको हम गोधूली बेला के नाम से भी जानते हैं, उसे घर लाने के लिए एक व्यापक खोज होती थी। इसीलिए प्राचीन साहित्य में गवेषणा शब्द का प्रयोग किया गया है और अनुसंधान से भी तात्पर्य खोज से लिया जाता है। वर्तमान संदर्भ में जब हम गवेषणा की बात करते हैं तो इसका तात्पर्य होता है किसी वस्तु, पदार्थ या किसी नितांत नवीन तथ्यों की खोज करना। जहां तक इतिहास लेखन की बात है, इतिहास का लेखन हम बगैर तथ्य के नहीं कर सकते। तथ्य के आधार पर ही हम इतिहास की व्याख्या कर सकते हैं। विचार के क्षेत्र में नवीन उद्भावनाएं, नवीन कल्पनाएं एवं सामान्यीकरण की नई प्रक्रियाओं का हम पता लगाते हैं और अनुसंधान का प्रयोग किसी संशोधन या वस्तु की खोज के लिए नहीं किया जा रहा है, बल्कि यह उस प्रक्रिया का प्रतीक है जिसमें अनेक प्रकार के तथ्यों का एकत्रीकरण किया जाता है और अनेक आधारों पर हम एक कंक्लूजन पे, एक निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करते हैं। रिसर्च के नेचर की जब हम बात करते हैं तो हमें पाते हैं कि रिसर्च के माध्यम से हम गहन जांच करते हैं, इसके लिए पूछताछ करते हैं, गहन निरीक्षण करते हैं, व्यापक परीक्षण करते हैं, योजनाबद्ध अध्ययन करते हैं और एक उद्देश्य के साथ हम किसी समस्या के समाधान की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस बात का भी उल्लेख करना आवश्यक होगा कि इतिहास को, जैसा कि प्रोफेसर जेबी ब्यूरी ने विज्ञान कहा है, इतिहास विज्ञान है, न कम न अधिक। वह इसलिए कहा है कि विज्ञान एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है और उसी प्रकार इतिहास भी एक सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान है, लेकिन इतिहास में प्रयोगशाला में न होकर इतिहासकार के मस्तिष्क की प्रयोगशाला में होते हैं। और मनुष्य तो आरंभ से ही चिंतनशील प्राणी माना गया है और चेतना विकास के संदर्भ में मनोवैज्ञानिकों का भी यह कहना है कि चेतना पत्थर में सोती है, वनस्पति में जागती है, पशु में चलती है, लेकिन मनुष्य में चिंतन करती है। तो मनुष्य ने अपने एक मस्तिष्क और दो हाथ के सहारे निरंतर प्रगति की और अतीत से अद्यतन, यानी आदिम युग से लेकर आज तक जब हम बात करते हैं, मनुष्य के पूर्वज कपि थे, वहां से शुरू हुई यात्रा आज
चांद पर और दूसरे ग्रह पर भी मनुष्य जाने की बात करने लगे हैं। तो ये इसीलिए है, कहा जाता है आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मनुष्य में जिज्ञासा होगा और अपनी जिज्ञासा के समाधान के लिए वह नित्य नए आविष्कार करेगा, नई खोज करेगा और इस तरह वह सतत रूप से आगे बढ़ेगा। चूंकि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, इसलिए जिज्ञासा से ही रिसर्च का आरंभ होता है। चाहे हम दर्शन की बात करें, धर्म की बात करें, विज्ञान की बात करें, सभी में चिंतन हमें दिखलाई पड़ता है, जिज्ञासा दिखलाई पड़ता है और इसी चिंतन और जिज्ञासा को लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो एक नया खोज या नया आविष्कार या नया कॉन्सेप्ट, नई विचारधारा, नए तथ्य हमारे सामने आते हैं। अंग्रेजी में रिसर्च शब्द का प्रयोग किया जाता है। री से आशय है शब्दांश, आवृत्ति व गहनता का सूचक और सर्च का मतलब हम सब जानते हैं खोज का यह समानार्थी है। किसी भी टॉपिक पर एक अध्येता को रिसर्च करने के लिए यह चाहिए कि जो समस्या है उसको अति निकट से देखा जाए, उसकी जांच पड़ताल की जाए और फिर उसका ज्ञान प्राप्त किया जाए। और यह अध्ययन वैज्ञानिक निरीक्षण के अनुरूप क्रमबद्ध होना चाहिए। केवल निरीक्षण नहीं बल्कि समस्या का समाधान भी बताने की कोशिश की जानी चाहिए, तार्किक प्रक्रिया को अपनाना चाहिए और अनुसंधान के माध्यम से किसी समस्या के समाधान या उचित निष्कर्ष पर पहुंचने के प्रयास किए जाने चाहिए। अनुसंधान के क्षेत्र में हम सफल व्यक्ति उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने किसी नए सत्य की खोज की हो, या दूसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि पुराने सत्य को नए ढंग से प्रस्तुत किया हो, या तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि प्रदत्तों में व्याप्त नए संबंधों का स्पष्टीकरण किया गया हो। अब जैसे पुराने सत्य, नए सत्य की खोज की हो, हम इतिहास में बहुत कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उन बातों का आज के समय में अगर गहन परीक्षण निरीक्षण किया जाए, फॉर एग्जाम्पल कि महाभारत की घटना कब घटित हुई, इसके बारे में हमें यह जानने को मिलता है कि डॉक्टर बीबी लाल ने महाभारत युगीन राजधानी हस्तिनापुर का उत्खनन कराया और जो वस्तुएं प्राप्त हुई उसका उन्होंने कार्बन डेटिंग परीक्षण कराकर यह निर्धारित किया कि महाभारत की घटना 950 प्लस माइनस 50 बीसी में घटित हुई। तो मोटे तौर पर 1000 ईसा पूर्व से लेकर 900 ईसा पूर्व तक में महाभारत की घटना घटित हुई रही होगी, यह हम कह सकते हैं। इस तरह महाभारत का जो लिटरेचर है उसमें हमें नगरीकरण का आभास दिखलाई पड़ता है, लेकिन वस्तुतः जब महाभारत की घटना घटित हुई होगी उस समय आर्य ग्रामीण सभ्यता से नगरीकरण की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन इसका वर्णन हमें व्यापक तौर पर नगरीकरण का आभास इसलिए दिलाता है क्योंकि महाभारत को उस वक्त लिखा गया जिस वक्त यानी लिपिबद्ध किया गया जब नगरीकरण हो चुका था गुप्त काल में। यानी महाभारत अपने घटना से लेकर लगभग 1300-1400 साल तक मौखिक रूप से समाज में विद्यमान रही और चूंकि इसका रिलेशन धर्म से था इसलिए इसमें बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गुंजाइश नहीं रही। यह अवश्य है कि कुछ बातें समाप्त हो गई होंगी, भूल गए होंगे लोग और कुछ संशोधन हुआ होगा, लेकिन इसका मूल जो बेस था या शिक्षा थी वह वही रही जैसा कि वह आरंभ में थी। इसके अतिरिक्त अनुसंधान के माध्यम से जो पुराने सत्य हैं उसको नए ढंग से प्रस्तुत करने की बात होती है या नवीन जानकारियों के माध्यम से नए तथ्य या इतिहास हमारे सामने आते हैं,
जैसा कि हम ब्रिटिश शासनकाल में देखते हैं कि यूरोपियंस के आने के बाद भारत के इतिहास से रिलेटेड बहुत सारे अनुसंधान हुए और बहुत सारे नए तथ्य भी हमारे सामने आए। इस तरह रिसर्च के माध्यम से, अनुसंधान के माध्यम से हम नए तथ्यों की जहां एक तरफ प्राप्ति करते हैं, वहीं पुराने कॉन्सेप्ट पर स्पष्टीकरण या विश्लेषण को भी तार्किक तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। टर्नी तथा रोब ने रिसर्च के बारे में 4 उद्देश्य उन्होंने बताए। टर्नी और रोब के अनुसार जो एक अध्येता का, एक रिसर्चर का पहला उद्देश्य है, वह है भूत तथा वर्तमान की घटनाओं की स्थिति ज्ञात करना। इसके अलावा जो दूसरा उद्देश्य है वह यह है कि चुनी हुई घटनाओं की प्रकृति, गठन तथा प्रक्रियाओं की विशेषताओं को ज्ञात करना। तीसरी बात टर्नी और रोब ने कही, कुछ घटनाओं के विकास का इतिहास, होने वाले परिवर्तन तथा वर्तमान स्थिति को ज्ञात करना। और चौथी बात जो उन्होंने एक रिसर्चर के ऑब्जेक्ट के लिए बताई, वह है कुछ घटनाओं अथवा चरों में कार्य कारण संबंध को ज्ञात करना। इसके अतिरिक्त जब हम रिसर्च के डेफिनेशन की बात करते हैं तो हमें उसके नेचर और रिसर्च के क्षेत्र में L.V. रेडमैन की पुस्तक द रोमांस ऑफ रिसर्च की ओर हमारा ध्यान जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि अनुसंधान नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास है। ये परिभाषा L.V. रेडमैन की थी। इसके अलावा और भी परिभाषा इसके बारे में कहा गया है। जैसे एक डेफिनेशन है पीएम कुक का, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी समस्या के संदर्भ में ईमानदारी, विस्तार तथा बुद्धिमानी से तथ्यों, उनके अर्थ तथा उपयोगिता की खोज करना ही अनुसंधान है। सीसी क्रॉफोर्ड ने यह कहा है कि अनुसंधान किसी समस्या के अच्छे समाधान के लिए क्रमबद्ध तथा विशुद्ध चिंतन एवं विशिष्ट उपकरणों के प्रयोग की एक विधि है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर एम वर्मा का यह अभिमत है कि अनुसंधान एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो नए ज्ञान को प्रकाश में लाती है अथवा पुरानी त्रुटियों एवं भ्रांत धारणाओं का परिमार्जन करती है तथा व्यवस्थित रूप में वर्तमान ज्ञान कोश में वृद्धि करती है। वस्तुतः अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक विधियों द्वारा विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर अथवा विशिष्ट समस्याओं का समाधान प्राप्त करना है। वैज्ञानिक अनुसंधान किसी प्रश्न अथवा समस्या के रूप में उत्पन्न होता है, जैसे सौर मंडल में ग्रह चक्कर क्यों काटते हैं। जब किसी उत्पाद के बारे में एडवर्टाइजमेंट किया जाता है तो उसकी बिक्री अधिक क्यों होती है। जहोदा ने अपनी पुस्तक रिसर्च मेथड्स इन सोशल रिलेशंस, जो कि 1959 में न्यूयॉर्क से प्रकाशित हुई थी, उसमें ऐसे प्रश्नों का निरीक्षण किया है, यानी ऑब्जर्वेशन किया है, अथवा दूसरा प्रयोगात्मक विधि एक्सपेरिमेंटल मेथड के द्वारा उचित समाधान को पाने का प्रयास किया है। जरूरी नहीं है कि अनुसंधान के माध्यम से हमें समाधान मिल ही जाए, लेकिन अंधेरे में अगर हमें एक रोशनी दिखलाई पड़ती है तो वह हमारे बहुत काम आती है। इस तरह रिसर्च के माध्यम से हम गहन अंधकार में उत्तर प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। कहा जाता है कि अनुसंधान अनफिनिश्ड प्रोसेस है, असमाप्त प्रक्रिया है, और इस तरह
रिसर्च के क्षेत्र में जब हम आते हैं या उस पर विचार करते हैं, बात करते हैं, तो हमें ये देखने में आता है कि इसके माध्यम से हम नवीन खोज, नवीन जानकारियों को प्राप्त कर सकते हैं। रिसर्च के नेचर की जब हम बात करते हैं कि सामान्य तौर पर अनुसंधान की क्या प्रकृति होती है, तो उसमें सबसे पहला बिंदु हमें दिखलाई पड़ता है कि रिसर्च उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, और चूंकि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया है, इसलिए इसमें सैद्धांतिक और व्यवहारिक समाधान ढूंढने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। नए तथ्य, सिद्धांत, विधि या वस्तु की खोज, तर्कपूर्ण वस्तुनिष्ठा, आंकड़ा आधारित, तर्कपूर्ण और पक्षपात से मुक्त इसे करने का प्रयास करना चाहिए। यह एक चिंतन की सुव्यवस्थित विधि है, और रिसर्च में जो लेखन है वह प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्स पर आधारित होना चाहिए, प्राप्त आंकड़ों पर वह आधारित होना चाहिए। रिसर्च एक जटिल घटनाक्रम है, एक विश्लेषण की विधि है, और इसमें हम निष्कर्ष तक पहुंचने के पहले एक परिकल्पना का भी निर्माण करते हैं, हाइपोथेसिस, और इस परिकल्पना के सहारे हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जहां पर रिसर्च में आंकड़ों की प्रधानता होती है, वहां पर हम आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, सांख्यिकी विधि का भी हम उपयोग करते हैं, और ज्ञान को सत्यापित करने का भी हम प्रयास करते हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने रिसर्च के नेचर और स्कोप पर बात की।